हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने पिछले लेक्चर में इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया। हमने जाना कि इफ एल्स स्टेटमेंट एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। इस लेक्चर के दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ जिसमें हम एग्जाम्पल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। इससे आपको क्लियर होगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और जानते हैं कि ये होता क्या है। यहां पे मैंने मेंशन किया है इट रेफर्स टू एन इफ और एल्स स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, यानी कि आपके पास इफ ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक है। अब इफ ब्लॉक के अंदर अगर आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट और मौजूद है, इफ ब्लॉक के अंदर अगर इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि खाली एल्स ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद हो, तब भी हम पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और यह भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स मौजूद हो, तब भी हम पूरे स्ट्रक्चर को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। आई होप ये आइडिया क्लियर है। यही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है। इट रेफर्स टू एन इफ और एल्स स्टेटमेंट और बोथ दैट कंटेन्स अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट दरअसल दिखता कैसा है। देखिए यहां पे मैंने नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स लिया है। देखिए यहां पे है हमारा इफ ब्लॉक और ये है एल्स ब्लॉक। ठीक है, हम इसे ब्लॉक कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। स्टेटमेंट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो कंपाइलर उसे एज अ सिंगल स्टेटमेंट ट्रीट करता है। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट्स का समूह जिसे आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इफ स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर हम इसे इफ ब्लॉक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से इसे हम एल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं और एल्स ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा इफ ब्लॉक। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर हम देख रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट है। मैंने आपको यही बात बताई है कि दोनों के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो सकती है और यह भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से किसी एक ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद हो। दोनों ही केसेस में इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम इफ ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट डाल रहे हैं, एल्स ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट डाल रहे हैं, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? देखिए इसके पीछे कारण यह है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, नॉट जस्ट वन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस। ऐसा बहुत बार आपको करने को मिलेगा। हो सकता है आगे चल के आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना हो बेस्ड ऑन मेनी कंडीशंस।
उस केस में आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए यहां पे, ये हमारा इफ ब्लॉक है, ठीक है। हमें एक बात पता है कि अगर कंडीशन 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि ट्रू हो गई, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये तो हमें पता है। मान लेते हैं कंडीशन 1 ट्रू है। अब अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है और यहां पे सबसे पहले है कंडीशन 2। ये इफ कंडीशन 2 है हमारे पास। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाती है तब क्या होगा? तब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे। इन दोनों कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स होती है, कंडीशन 1 ट्रू होती है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स होती है, तब उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये वाला। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 का एग्जीक्यूशन भी डिपेंड करता है इन दोनों कंडीशंस पे। अब हम मान लेते हैं कि कंडीशन 1 फॉल्स है। इसका मतलब अब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यह है कि इस बार हम इस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे हमारे पास कंडीशन 3 है। अगर कंडीशन 3 ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, वरना स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी डिपेंड करती हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 3 पे। ध्यान दीजिए, कंडीशन 1 और कंडीशन 3 पे। तो आपने देखा कैसे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है मल्टीपल कंडीशंस पे इन केस ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो विद दिस आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज कंप्लीटली क्लियर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसमें हम एग्जाम्पल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल प्रोग्राम क्या है। पिछली बार हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब ये एज ग्रेटर देन या इक्वल होती है 18 से, तब ये दोनों प्रिंटफ फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये दोनों प्रिंटफ फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। यहां पे हम देख रहे हैं एज है 30, 18 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल है। हमने देखा था कि हमें ये आउटपुट मिला था स्क्रीन पे, eligible to vote, eligible for driving license, because the age of the person is 30, which is greater than 18. कंडीशन ट्रू है ना? इसका मतलब if ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, else ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल से मैंने आपको if else स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताया था। अब हमें क्योंकि नेस्टेड if else स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस जानना है तो हमें कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम के साथ। हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। देखिए, इस बार हम एक स्पेसिफिक एडिशन करेंगे इस प्रोग्राम में। हमें पता है कि अगर व्यक्ति की एज 18 साल से ऊपर है या उसके बराबर है तो वो व्यक्ति वोटिंग के लिए एलिजिबल है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि हम एक और क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं। अगर एज 18 साल से कम है लेकिन 16 साल से ज्यादा है या 16 के बराबर है
तो अब उस केस में व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, पर वो लर्नर्स परमिट के लिए एलिजिबल है। ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर्स परमिट इशू होता है। अगर इंसान की एज 16 साल के बराबर है या उससे ज्यादा है, तब वो लर्नर्स परमिट के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब क्या है? हमें एल्स ब्लॉक के अंदर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या एज 16 साल से ज्यादा है या उसके बराबर है। अगर ऐसा है, तब हम स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करेंगे दैट यू आर एलिजिबल फॉर लर्नर्स परमिट बट नॉट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और देखिए, एक बात ध्यान देने वाली है कि ये प्रिंटफ फंक्शन तो एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। हम इसके लिए कंडीशन कुछ चेक नहीं करेंगे एल्स ब्लॉक के अंदर। एक बात हमें पता है कि अगर इंसान की एज 18 साल से कम है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये इकलौता क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये प्रिंटफ फंक्शन तो एग्जीक्यूट करेगा ही। कहानी इस प्रिंटफ फंक्शन की है। हमें इस प्रिंटफ फंक्शन को हटाना पड़ेगा, इस स्पेसिफिक कॉल को हटाना पड़ेगा। इसकी जगह पे यहां पे हमें इफ एल्स स्टेटमेंट चाहिए। हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या एज 16 साल के बराबर है या उससे ज्यादा है। अगर ऐसा है, तब हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे दैट यू आर एलिजिबल फॉर लर्नर्स परमिट बट नॉट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर 16 साल से भी कम की एज है, तब उस केस में क्या होना चाहिए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लर्नर्स परमिट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। सीधी सी बात है ना, दोनों के लिए ही आप एलिजिबल नहीं हो। तो बहुत सिंपल सा हमारा रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत है इस एल्स ब्लॉक के अंदर। एक बात हमें पता है, अगर एज 18 साल से कम है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो बस इसके अंदर ही तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो अब चलिए डालते हैं वो इफ एल्स स्टेटमेंट। हमें ये प्रिंटफ फंक्शन का कॉल हटाना पड़ेगा, और यहां पे हमने अभी डाला है इफ एल्स स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि एज क्या ग्रेटर देन है 16 से या इक्वल है 16 के। अगर ऐसा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तब ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा eligible for a learner's permit but not a driving license। अदरवाइज क्या होगा? Not eligible for a learner's permit or driving license। सिंपल सी बात है। अभी आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति की एज है वो है 30। इसका मतलब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब मान लेते हैं कि जो व्यक्ति की एज है वो है 17 साल। देखिए, 17 जो है वो 18 से कम होता है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब ये सबसे पहला प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा नॉट एलिजिबल टू वोट। भाई सीधी सी बात है, अगर 18 साल से कम की एज है तो आप वोटिंग के लिए तो एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। आई होप ये आइडिया क्लियर है। अब इस प्रिंटफ फंक्शन के कॉल के बाद सीधा ये कंडीशन चेक होगी। हमें पता है कि जो व्यक्ति की एज है वो है 17, जो 16 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि ट्रू हो जाएगी, और प्रिंटफ फंक्शन कॉल हो जाएगा एलिजिबल फॉर अ लर्नर्स परमिट बट नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा, नॉट एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल फॉर अ लर्नर्स परमिट बट नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस अभी मिल सकता है, लेकिन आपको लर्नर्स परमिट जरूर मिल सकता है। यू आर एलिजिबल फॉर लर्नर्स परमिट। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आप देख पा रहे हैं कि एल्स ब्लॉक के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है। मैंने आपको यही बताया था कि अगर एल्स ब्लॉक के अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, तब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप इफ ब्लॉक के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करें, तब भी आप स्ट्रक्चर को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। या यह भी हो सकता है कि आप दोनों में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें, तब भी
स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों में इफ एल्स स्टेटमेंट हो ही, किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देख लिया, मतलब हमने ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट कर लिया है। हमने हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हमने जाना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और एग्जाम्पल प्रोग्राम से हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।